नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्रामर सीरीज़ का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है मुख्य क्रिया, जिसे अंग्रेजी में मेन वर्ब के रूप से जाना जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने वेब पोर्टल के ऊपर अपनी चिंताएं जाहिर की थी कि सर हमें मुख्य क्रिया का प्रयोग करना नहीं आता। मुख्य क्रिया कितने प्रकार की होती है, हम कहाँ इसमें ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ हम आईएनजी लगाते हैं, कहाँ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हमारे को पूरी जानकारी दीजिए। तो आज हम वही प्रयास कर रहे हैं। इस चैप्टर के द्वारा हम आपको एक अच्छा प्रयास करेंगे कि आप मेन वर्ब के बारे में पूरी से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस अध्याय को, इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्य क्रिया की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो मुख्य क्रिया की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर दी गई परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि मुख्य क्रिया एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम किसी भी वाक्य की रचना नहीं कर सकते, किसी भी वाक्य को पूरा नहीं कर सकते। अगर मुख्य क्रिया है तो वाक्य है, नहीं तो वाक्य नहीं है। ये तो एक सिंपल बेसिक जानकारी हो गई। बाकी हम ग्रामेटिकल तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, वह शब्द जो हमें कार्य का होने का बोध कराए वह क्रिया कहलाती है। एकदम राइट। हमें जिस शब्द से ये जानकारी मिले कि ये कार्य हो रहा है, जो कार्य कराने का बोध कराए वो शब्द मेन वर्ब कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखिए, वह शब्द जो हमें किसी सजीव या निर्जीव के कार्य के बारे में बताए वह क्रिया कहलाती है। एकदम राइट। जिस शब्द के द्वारा हमें ये जानकारी मिले कि सजीव या निर्जीव नाउन या संज्ञा के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वो मुख्य क्रिया कहलाती है। वह शब्द जो हमें यह महसूस कराए कि हम उसे हार्डवेयर की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। क्रिया केवल महसूस की जाने वाली चीज़ है। क्रिया को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे विंडोज नहीं होने पर, अगर किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं हो, विंडोज नहीं हो तो कंप्यूटर नहीं होता। उसी तरह किसी वाक्य में अगर मुख्य क्रिया नहीं हो तो वाक्य नहीं होता। आप समझ लीजिए, वाक्य उस आत्मा की तरह है। अगर आत्मा नहीं तो शरीर नहीं। उसी प्रकार अगर मेन वर्ब नहीं तो वाक्य की रचना नहीं हो सकती। ये एक सिंपल परिभाषा हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ डीपली अच्छी तरह से सारी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन समय की कमी को देखते हुए मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताई। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है। आप दोबारा समझ लीजिए कि क्रिया नहीं तो वाक्य नहीं। क्रिया वाक्य की आत्मा होती है। बिना आत्मा के शरीर मृत है, उसी प्रकार बिना मुख्य क्रिया के वाक्य आधारहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। हम आपके सामने अंग्रेजी और हिंदी के कुछ एग्जाम्पल रखेंगे। वह देखता है, मैं पढ़ता हूँ, हम देखते हैं। आई स्लीप, वी कुक, दे ट्राई। इन तीनों एग्जाम्पल में देखिए जो हिंदी और अंग्रेजी के हैं। लिखना, पढ़ना, देखना, स्लीप, कुक और ट्राई, ये सभी मुख्य क्रियाएं होती है। और अगर ये मुख्य क्रिया नहीं होती तो ये वाक्य भी अधूरा हो जाता। अब हम कुछ हिंदी और अंग्रेजी की सामान्य क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। ठीक है, जैसे पाना, पीना, जगना, लाना, देना, आना, खाना, काटना, भूलना, सुनना, पीसना, ड्राई, कीप, होल्ड, कुक, लाफ, मेक, कट, कम, गो, टेक, गेट, नो, लर्न, ये सभी सामान्य क्रियाएं होती है, मुख्य क्रियाएं होती है। और इनका प्रयोग कहीं ना कहीं हम वाक्य में करते ही हैं। और बिना मुख्य क्रिया के ना अंग्रेजी का वाक्य पूरा है, ना हिंदी का वाक्य पूरा है। हमें मेन वर्ब का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य क्रिया के प्रकार, मुख्य क्रिया के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य क्रिया को दो ही भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इनका यूज कैसे करेंगे, लेकिन यूज करने के पहले हमें इनकी परिभाषाओं के बारे में डीपली अध्ययन करना है।
देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वाक्य में मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया गया हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ रहे हैं आप? जिस मुख्य क्रिया को अपना भाव स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया कर्ता द्वारा कर्म पर हस्तांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ऐसी क्रियाओं के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते ही हैं। अगर आपको अब भी सकर्मक क्रिया समझ में नहीं आ रही है तो आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि जो क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के अपना भाव स्पष्ट नहीं कर पाए उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राजेश ने पैसा दिया। पैसा दिया, पैसा ऑब्जेक्ट है और दिया मेन वर्ब है। मैंने फल बांटे, आई डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रूट्स, तो फल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो फल के बिना, पैसे के बिना यहाँ क्रिया को पूरा करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। तो यहाँ क्रिया को पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए, अपना भाव स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है। और जहाँ किसी मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को अपना भाव स्पष्ट करने के लिए, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए किसी कर्म या ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे देखा। अब आगे देखिए आप अकर्मक क्रिया के बारे में कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। वह क्रिया जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट की आवश्यकता के जो वाक्य पूरा हो जाए, जिस क्रिया से वाक्य पूरा हो जाए उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। आप समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमें किसी वाक्य में नहीं हो रही है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता किसी वाक्य में नहीं हो रही है, हमारी क्रिया अपना भाव बिना ऑब्जेक्ट के प्रस्तुत कर रही है, तो वो वाक्य अकर्मक है, इंट्रांजिटिव है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं एग्जाम्पल के द्वारा। वह मर गया, हम मुस्कुराते हैं, वे उठे। इन तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहां मुख्य क्रिया को आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्ट के प्रयोग करने की, इसीलिए ये वाक्य अकर्मक क्रिया का कहलाएगा। आप दोबारा समझ सकते हैं आसान भाषा में इस एग्जाम्पल को। जिस वाक्य में बिना क्रिया के, बिना कर्म के क्रिया अपना भाव स्पष्ट कर रही है वह वाक्य अकर्मक क्रिया का कहलाता है, और वो क्रिया भी अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम दोनों जो क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इन दोनों के अंतर को एक सामान्य परिभाषा के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। समझिए कि अगर किसी क्रिया को अपना भाव स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो सकर्मक क्रिया, किसी क्रिया को अपना भाव स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो वो अकर्मक क्रिया। दूसरी भाषा में और देख लीजिए, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, केवल ओनली फॉर मेन वर्ब आ रही है, तो वो है अकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसका आना जरूरी है, वो है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं इनके फॉर्म्स के बारे में कि इनके फॉर्म्स कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर वाक्य में, हर टेंस में हम एक ही फॉर्म्स का प्रयोग नहीं कर सकते कि हर टेंस में हम क्रिया के प्रथम भाग का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें समय, काल, दशा के अनुसार वर्ब के फॉर्म्स का प्रयोग करना पड़ता है। किसी वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, किसी वाक्य में सेकंड फॉर्म का, कहीं पे थर्ड फॉर्म का, कहीं पे एसिस लगाते हैं, कहीं पे आईएनजी लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? ये क्योंकि समय की आवश्यकता होती है। समय और काल के अनुसार हम वर्ब्स के फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में हम यहाँ डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया के फॉर्म्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकंड फॉर्म, तीसरा थर्ड फॉर्म, चौथा फोर्थ फॉर्म और पांचवा फिफ्थ फॉर्म्स। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, और गोइंग फोर्थ फॉर्म है, और गोज, मैक्स जिसके पीछे एसिस लग जाता है वो क्रिया का फिफ्थ रूप है, 5वां रूप है।
अब इनके बारे में प्रयोग करेंगे कि कहाँ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग के बारे में कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। सबसे पहले देखिए कि क्रिया का प्रथम रूप हमेशा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल में किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा किसी भी टेंस में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। केवल 3 ही टेंसों में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल और तीसरा फ्यूचर सिंपल। अच्छा, अब नोट करने वाली बात क्या है कि पास्ट सिंपल टेंस में अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो ही हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए माइंड के अंदर। बाकी तीनों टेंस में, कौन से में, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, इन तीनों के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गई आपकी बेसिक जानकारी, और इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्रिया का प्रथम रूप जैसे गो, मेक, टेक, जाना, आना और बनाना, लाना आदि हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं खाना पकाता हूँ, और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल की पहचान है अगर किसी वाक्य के अंत में या पीछे ता है, ते है, ती है आ जाए तो हम वहाँ पे मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आई कुक फूड। दूसरा देखिए पास्ट सिंपल टेंस, इसमें यहाँ पर रेड लाइंस की गई है, नकारात्मक प्रश्नवाचक होने पर ही हम इसका प्रयोग करेंगे। दोबारा नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। मैंने खाना नहीं पकाया, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे डिड के साथ नॉट और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से फ्यूचर सिंपल टेंस आप देख लीजिए, गो, मेक और टेक का प्रयोग कर रहे हैं। किस तरीके से, मैं खाना पकाऊंगा तो आई के साथ सेल, क्योंकि सेल आपके जो क्रिया का प्रथम रूप है उसके साथ प्रयोग किया जाएगा। आई सेल कुक, यहाँ कुक आपके फर्स्ट फॉर्म हो गई और सेल आपके फ्यूचर की आपके सहायक क्रिया हो गई। इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब दोबारा देख लीजिए एक बार आसान शब्दों में, अगर डूडज है तो आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और अगर आपका पास्ट सिंपल टेंस के अनुसार डिड दिया गया है तो आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और शेल विल दिया है तो आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर सहायक क्रिया शेल विल, डिड या डूडज दी हो तो ही आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अन्यथा किसी भी हालत में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मॉडल के बारे में कि मॉडल के अनुसार भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी मॉडल के अंदर, किसी भी वाक्य में हम किसी भी मॉडल के साथ क्रिया के प्रथम भाग यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने टेंस के अंदर पढ़ा, हम वही चीज़ यहाँ पढ़ेंगे कि अगर हम कहीं मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो मॉडल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मैं जीत सकता हूँ, उसे हर हाल में परीक्षा में पास होना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मैं जीत सकता हूँ, आई कैन विन, उसे हर हाल में परीक्षा में पास होना चाहिए, सी मस्ट पास इन एग्जाम। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों एग्जाम्पल में हमने मॉडल के साथ क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग किया है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ये एक सिंपल और एक बेसिक रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना है। टेंस के अंदर भी देखिए, जहां सिंपल हो, जहाँ पे जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल हो, वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसी तरह अगर मॉडल के अंदर हम प्रयोग कर रहे हैं तो मॉडल के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। हम मॉडल में सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके आगे देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये कैसे, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ वो जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे दरवाज़ा खोलो, किताबें पढ़ो, समय खराब मत करो। इन तीनों सेंटेंस में आप देखिए हमने क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग किया है। याद रखिए बच्चों, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा, आधे सातों वाक्य का प्रयोग जब भी करेंगे, हम हमेशा क्रिया के प्रथम भाग का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कहीं पर भी नोट कर लीजिए, कोई सा भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो लेट से स्टार्ट हो, चाहे वो लेट से स्टार्ट हो, हमेशा वहाँ पे हम क्रिया के प्रथम भाग का प्रयोग करेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के दूसरे रूप के बारे में, सेकंड फॉर्म के प्रयोग के बारे में, कि हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं। सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, और वो भी केवल पॉजिटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में। अगर आपका वाक्य पॉजिटिव है और पास्ट सिंपल टेंस का है तो वहाँ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने किताबें फाड़ी, हमने जन्मदिन मनाया, वह घर जाता था।
इन तीनों एग्जाम्पल में देखिए हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। आई टॉर बुक, टॉर यहाँ पे टीयर की सेकंड फॉर्म है। सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म है। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में हम हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड फॉर्म के बारे में। क्रिया का तीसरा रूप हम कहाँ प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा सा डीप स्टडी करना है यहाँ पे और किस तरीके से करना आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। किसी भी परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए दोबारा, किसी भी परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, वो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस हो, वो आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, केवल परफेक्ट टेंस में ही हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये नोट करने वाली बात है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं मोबाइल खरीद चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने सामान देखा था, पास्ट परफेक्ट। वो घर पहुंच चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। और इन तीनों सेंटेंस में जो कि अलग अलग है, हमने यहां पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। परचेज्ड, सीन और रीच्ड। रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म है, सीन सी की थर्ड फॉर्म है और परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड हमने यहाँ प्रयोग की क्योंकि तीनों अलग अलग टेंस है और तीनों ही परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो प्रयोग हैज हैव के साथ होगा। अगर हैज हैव आ रहा है हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं सच बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन ट्रू। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में देख लिए, हेड के साथ हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मैं सच बोल चुका था, आई हैड स्पोकन ट्रू। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, विल सेल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मैं सच बोल चुका हूँगा, आई विल हैव स्पोकन ट्रू। तो आपको नोट करना है हमेशा कि कहीं पर भी अगर आपके परफेक्ट टेंस दिया हुआ हो, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हो, वहाँ पे आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब हम आपको एक बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं जो इस प्रकार है कि हम थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी यूज करते हैं, जिसे एडवर्बियल पैसिव फॉर्म्स भी कहा जाता है। आप देखिए एग्जांपल, मुझे पिए हुए लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक ड्रंकन पीपल। यहाँ ड्रंकन थर्ड फॉर्म के रूप में नहीं आया है, ये एडवर्बियल पैसिव फॉर्म्स के रूप में आया है। तो ये आपको थोड़ा सा नोट करना है, ये बेसिक जानकारी है। हालांकि मैं इसके ऊपर एक गोल्डन रूल्स में एक नया नियम लेके आऊँगा जहाँ मैं आपको डीपली इसके बारे में बताऊँगा, पर बेसिकली मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हम कभी कभी थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडवर्बियल के रूप में भी करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लो इसका, मुझे थके हुए लोग नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट टायर्ड पीपल। भ्रष्ट अधिकारी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, करप्टेड ऑफिशियल आर हार्मिंग अस। तो इन तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडवर्बियल के रूप में किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे रूप के बारे में, क्रिया का चौथा रूप। क्रिया का चौथा रूप कहाँ प्रयोग करते हैं? क्रिया के अंदर। अब समझ लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, वो क्रिया का चौथा रूप कहलाता है। नोट कर लीजिए, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने कहीं पर भी आईएनजी लगा दिया तो आपके वो क्रिया का चौथा रूप बन जाएगा। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों टेंसों में हम क्या करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एक बेसिक जानकारी मैं और बता दूं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंसों के अंदर भी हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई मीन टू से दैट वी विल यूज आईएनजी फॉर्मेट विद फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया के प्रथम रूप के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर भी कंटिन्यूस दिया हुआ हो, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, जहां कंटिन्यूस आ गया वहां हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे क्रिया के प्रथम रूप में, यानी कि फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं 3 दिनों से किताब लिख रहा हूं, हम पिछले 8 घंटों से किताब लिख रहे थे, वे अगले साल से किताब लिख रहे होंगे। हमने इन तीनों टेंसों में, जो कि आपको पता है अलग अलग टेंस है, एक तो शुरू का जो वाक्य है वो आपका प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का है और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हमने इन तीनों टेंसों में अलग अलग नियम के अनुसार हमने फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया, जैसे राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग। कैसे? राइट के साथ आईएनजी लगा दिया तो फोर्थ फॉर्म बन गया। अब हम बेसिक जानकारी और देख सकते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, हैज हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म आएगा, हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म आएगी और शेल विल हैव बीन के साथ में हम फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल।
टेंस के अनुसार फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं, ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें सिर्फ इसी के बारे में पूछा था कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम ऐसे आई एस का प्रयोग करते हैं। हम किसी क्रिया की प्रथम फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस लगाकर या ई एस लगाकर या आई एस लगा के फिफ्थ फॉर्म का निर्माण करते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग केवल एक ही टेंस में किया जाता है जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसके अलावा इसका प्रयोग किसी भी टेंस में नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग कैसे करेंगे देखिए, अगर किसी वर्ब के पीछे व्यंजन हो तो हम ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रांच, तो इसके पीछे सी एच आया, ये आपकी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने इसके पीछे ई एस लगा दिया, ब्रांचेज। इसी तरह से किसी वर्ब के पीछे वाई दिया हुआ हो तो हम आई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे क्राई, तो वाई दे रखा है, हमने आई ई एस क्राइज का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से अगर किसी वर्ब के पीछे ई दिया हुआ हो तो हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेक, तो मैक्स कर दिया। अब ऐसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसके कुछ नियमों के बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एस, ई एस और आई एस का प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करना है, बाकी किसी भी टेंस में नहीं करना है। दूसरा, पांचवी फॉर्म्स का प्रयोग केवल पॉजिटिव वाक्य में ही होगा और किसी अदर वाक्य में नहीं होगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होगा और वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव वाक्य में अगर सिंगल यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, तो ही हम ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ पर भी अगर आपके सब्जेक्ट बहुवचन है या आपके प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, ही, शी और राम। राम ड्राइव्स, सी क्राइज और ही इट्स। हमने यहाँ पे ऐसे इसका प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सारे एक वचन थे, और जहाँ सब्जेक्ट एक वचन हो, वाक्य आपका पॉजिटिव हो और सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल का हो, तो वहाँ हम हमेशा ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से मैं प्रदीप मुंडेल, मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरह जानकारी मिली होगी। अगर ये आपको चैप्टर पसंद आता है, आपको अच्छी जानकारी मिली हो, तो आगे आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।